हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका लद्दाख सीरीज़ के 4th पार्ट में। हमारे साथ अब तक बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। पहले के 3 पार्ट्स में हम मंडी से केलोंग होकर HRTC बस से लेह पहुंचे और फिर लेह की लोकल साइट सीइंग की। इस पार्ट में लद्दाख सीरीज़ के 4th डे की डिटेल्स हैं, जिसमें मैंने खरदुंगला और नुब्रा वैली कवर की। तो चलिए शुरू करते हैं नुब्रा वैली का सफ़र। मैं नुब्रा जाने के लिए शेयर्ड ऑप्शंस देख रहा था, पर फिर बस में मेरे साथ आए दूसरे सोलो ट्रैवलर्स के साथ मेरा अरेंजमेंट हो गया। वो चारों फोर्ट रोड पर एक होटल में स्टे कर रहे हैं, तो मैं अपने गेस्ट हाउस से वॉक करके 9 बजे तक यहाँ पहुँच गया हूँ। मैंने अपना मेन लगेज गेस्ट हाउस में ही रखा है और 2 नाइट्स का स्टे, फूड और कल के बाकी खर्चे मिलाकर मेरा 3rd डे का टोटल एक्सपेंडिचर 2500 रुपीज़ था। जब तक वो लोग रेडी होकर आए, मैंने यहाँ पर कॉफ़ी पी। जर्नी स्टार्ट करने से पहले सबने कैश निकाल लिया है और ये मेरे साथी हैं जो केलोंग से लेह वाली बस में आए थे और सब सोलो ट्रैवलर हैं। ये इनोवा गाड़ी हमने 2 दिन के लिए रेंट की है। आज खरदुंगला के बाद दिस्खित विलेज होते हुए हम नुब्रा वैली में स्टे करेंगे और कल वहाँ से पेंगोंग होते हुए शाम को वापस लेह पहुँचेंगे। 2 दिन के गाड़ी के चार्जेस 15,000 रुपये हैं, मतलब 3,000 रुपये पर हेड। और अब लेह को पीछे छोड़कर हम खरदुंगला की ओर बढ़ रहे हैं। खरदुंगला, नुब्रा और पेंगोंग जाने के लिए सबसे पहला काम है पास बनवाना। पहले इन सब जगहों के लिए अलग अलग ILP यानी इनर लाइन परमिट बनते थे, लेकिन अब आप ऑनलाइन एक ही पास बनवाकर ये सब जगह घूम सकते हैं। हालांकि लेह सिटी और इसके आसपास की जगह घूमने के लिए किसी पास की ज़रूरत नहीं रहती। पास बनवाने के लिए सबसे पहले LAHDC lehpermit.in साइट पर लॉगिन करें। यहाँ सबसे पहले कोविड एडवाइजरी आती है, जिसमें RT-PCR की डिटेल्स लिखी हुई हैं। इसके बाद यहाँ डोमेस्टिक रजिस्ट्रेशन में जाएं। यहाँ ये भी बताया गया है कि ऑनलाइन फॉर्म और पेमेंट के बाद आपको कोई और वेरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी और PDF से भी काम चल जाएगा। तो ये सब डिटेल्स भरने के बाद आप इंडिविजुअल या ग्रुप रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करें और फिर वो सब जगह चूज़ करें जो आप कवर करना चाहते हैं। अगर आइटिनरी श्योर ना हो तो सेफ साइड के लिए आप सब पर भी टिक कर सकते हैं। इसके बाद अपने अराइवल और डिपार्चर डेट्स डालें और नंबर ऑफ़ डेज़ के हिसाब से आपको पेमेंट करना होता है। मिनिमम पेमेंट आई थिंक 400 रुपीज़ है और नंबर ऑफ़ डेज़ के बढ़ने के साथ साथ ये भी बढ़ता रहेगा। आप किसी ट्रैवल एजेंट से भी ये पास बनवा सकते हैं, पर वो इसके लिए थोड़े पैसे लेगा। लेह से साउथ कुल्लू का रोड अच्छा है और यहाँ से दूर नीचे लेह दिखाई देता है। फेमस सिल्क रूट जो चाइना से इंडिया और पर्शिया होकर रोम तक जाता था, वो भी खरदुंगला पास से होकर गुजरता था। इस पास को क्रॉस करना बहुत ही मुश्किल होता था और आज भी यहाँ पर बहुत सारे जानवरों की हड्डियाँ पड़ी दिखाई दे जाएंगी, जो कभी भूख, प्यास या फिर ठंड से मर गए होंगे। इस ट्रेल को स्केलेटन ट्रेल कहा जाता था। ये एक छोटा सा व्यू पॉइंट है और यहाँ से वैली के बहुत अच्छे व्यूज़ दिखते हैं। तो हम धीरे धीरे खरदुंगला पास की ओर बढ़ रहे हैं और मौसम ख़राब होने लगा है। शायद ऊपर तो बर्फ़बारी भी हो रही है। साउथ कुल्लू पर ये सबसे पहली चेक पोस्ट है। मेरे पास परमिट का प्रिंट आउट नहीं है, तो मुझे जाकर स्कैन करवाना पड़ा। और इसके बाद हम खरदुंगला की ओर चल दिए। 5360 मीटर पर स्थित ये पास श्योक और नुब्रा वैलीज जाने के लिए गेटवे है। यहाँ 1976 में रोड बनाया गया था और 1988 में पब्लिक व्हीकल्स के लिए खोला गया था। ये पास BRO द्वारा मेंटेन किया जाता है और आर्मी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहीं से सियाचिन ग्लेशियर को भी सप्लाईज जाती हैं।
वैसे अभी तक बहुत से लोग खरदुंगला को ही वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल रोड मानते हैं। हालांकि बोलीविया में उटरुंकू वोल्केनो जाने वाला रोड इससे कहीं ऊंचा था, लेकिन अब बीआरओ ने 5,900 मीटर पर उमलिंगला होते हुए चिसुमले डेमचक सड़क बना दी है, जिसे वर्ल्ड का हाईएस्ट मोटरेबल रोड का खिताब वापस इंडिया के पास आ गया है। तो लेह से करीब 1 आवर ड्राइव के बाद हम खरदुंगला पहुंच गए हैं। एल्टीट्यूड दर्शाते हुए यहाँ बहुत सारे बोर्ड्स हैं जहाँ टूरिस्ट फ़ोटो खिंचवाते हैं। यहाँ पर अब 1-2 कैफ़े भी खुल गए हैं जहाँ आप चाय समोसे का आनंद ले सकते हैं। बर्फ़ लगातार गिर रही है और ठंड भी बहुत हो गई है। लो ऑक्सीजन की वजह से यहाँ पर 20 मिनट से ज़्यादा रुकना एडवाइजेबल नहीं है। तो थोड़ी ही देर में हम आगे नॉर्थ कुल्लू की तरफ चल दिए। लेह से खरदुंगला 39 किलोमीटर दूर है और करीब 1 से 1.5 घंटे का टाइम लग जाता है। यहाँ से आगे नॉर्थ कुल्लू 14 किलोमीटर्स है और नुब्रा वैली 86 किलोमीटर्स, मतलब 3-4 घंटे का सफ़र अभी बाकी है। जुलाई के महीने में भी ऐसे नज़ारे मिलना किसी सौभाग्य से कम नहीं है। पूरी वादी ने बर्फ़ की चादर लपेट ली है और ऐसा लग रहा है जैसे पीक विंटर्स का टाइम हो। जहाँ तक नज़र जा रही है बस बर्फ़ में लिपटे सफ़ेद पहाड़ ही दिखाई दे रहे हैं। शहरों की भीड़ भाड़ से दूर इस शांत और सुंदर जगह पर आकर मन एकदम मदहोश हो गया है। सारी टेंशन्स को पीछे छोड़कर कुदरत के रंग में रंग जाना ही यहाँ आने के सही मायने हैं। सच बताऊँ तो मैं कोशिश तो कर रहा हूँ, पर यहाँ आने से जो सुकून मिला है उसे शब्दों में बता पाना बहुत मुश्किल है। यहाँ पर एक पार्क है और हम यहाँ पर गाड़ी रुकवाना चाह रहे थे, पर ड्राइवर ने तो इग्नोर ही कर दिया। हम एक्चुअली निकलने में 1.5 घंटा लेट हो गए थे, इसीलिए ड्राइवर साहब थोड़े चिढ़े हुए हैं। ये नॉर्थ कुल्लू चेक पोस्ट है और यहाँ मैंने वेरिफिकेशन ऑफिसर को पास का PDF व्हाट्सएप किया। यहाँ एयरटेल का फुल सिग्नल अवेलेबल है। अगर आपके पास प्रीपेड सिम है तो इंटरनेट काम नहीं करेगा, ऐसे में प्रिंट आउट साथ लेकर चलना ही समझदारी होगी। यहाँ पर काफ़ी सारे ढाबे और वॉशरूम्स के ऑप्शंस भी हैं। यहाँ हमने पीछे रिवर के पास थोड़ा टाइम स्पेंड किया और चाय और मैगी खाई। रोड तो अच्छा है और आपको खुद ड्राइव करने में भी कोई परेशानी नहीं आएगी। नॉर्थ कुल्लू के बाद ये छोटी सी सेटलमेंट आती है और खरदुंग विलेज यहाँ से अब 6 किलोमीटर दूर है। अभी ये रोड के साथ साथ छोटी रिवर्स बह रही हैं जो आगे जाकर श्योक रिवर में मिल जाएंगी।
हम आज नुब्रा में ही स्टे करेंगे और कल डरबक होते हुए पैंगोंग जाएंगे। वहाँ से चांगला और शक्ति विलेज होते हुए वापस लेह आएंगे। आपको पैंगोंग में स्टे करना हो तो रिवर्स रूट भी फॉलो कर सकते हैं। तो ये छोटा सा खरदुंग विलेज है जो नुब्रा तहसील में आता है और खरदुंगला पास यहाँ से 31 किलोमीटर दूर है। इसी गांव के नाम पर पास का नाम खरदुंगला रखा गया है। लद्दाख घूमने का बेस्ट टाइम समर से ऑटम तक यानी मई से सितंबर तक है। अगर आपको रोड ट्रिप करके लेह पहुंचना है तो इन्हीं मंथ्स में पॉसिबल है। अगर आप मई जून में प्लान करते हैं तो व्यूज़ तो शानदार मिलेंगे क्योंकि लेक्स मेल्ट होना शुरू हो जाती हैं। साथ ही पासिस पर स्नो भी होगी और नीचे ग्रीनरी भी मिलेगी। साथ ही रिवर वाटर के कलर्स भी अच्छे होंगे। इन मंथ्स में विज़िट करना हालांकि थोड़ा कॉस्टली पड़ेगा। जुलाई अगस्त की बात करें तो फ़्लाइट बेटर ऑप्शन रहेगा क्योंकि इस टाइम मानसून की वजह से रोड रिस्की हो जाते हैं। लेह में तो बारिश कम ही होती है तो आपको लोकल घूमने में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बस वेदर फोरकास्ट ज़रूर चेक कर लें। अब विंटर्स की बात करें तो उस टाइम लेह पहुंचने का एक ही साधन है फ़्लाइट्स। लेह में भी काफ़ी स्नो गिरती है और आसपास के इलाके जैसे द्रास तो वर्ल्ड के कोल्डेस्ट प्लेस बन जाते हैं। विंटर्स में लेह आने का भी अपना ही मज़ा है, स्पेशली चादर ट्रैक के लिए। साथ ही नुब्रा वैली और पैंगोंग लेक भी जा सकते हैं क्योंकि आर्मी अब खरदुंगला और चांगला पासिस को हमेशा ओपन रखती है। पर उस टाइम वहाँ टैक्सी करके जाने का मतलब है 2 से 3 गुना प्राइसेस। तो विंटर्स में ट्रिप की कॉस्ट समर से कहीं ज़्यादा होगी। ये एक अच्छा सा व्यू पॉइंट है जहाँ से पूरी वैली का व्यू दिखता है और ये नीचे श्योक रिवर है। अब हम इसी रिवर के साथ साथ आगे जाएंगे। रिवर के उस पार ये स्ती विलेज है। ये जो नीचे आप रोड देख रहे हैं वो पैंगोंग के लिए जाता है। यहाँ एक शॉर्ट ब्रेक लेकर हम आगे के लिए निकले। अब हम खलसर पहुँचने वाले हैं और यहाँ से पैंगोंग लेक को रूट जाता है। कल सुबह हम नुब्रा से वापस यहाँ तक आकर फिर यहाँ से पैंगोंग के लिए डाइवर्जन लेंगे। यहाँ एक बड़ा सा साइन बोर्ड है जिस पर लिखा है वेलकम टू नुब्रा एंड श्योक वैलीज अबोर्ड ऑफ सियाचिन वॉरियर्स। खलसर में हमने लंच किया और बाहर दोबारा बारिश शुरू हो गई है। बढ़िया से लंच के बाद हम आगे दिस्खित के लिए चल पड़े हैं। ये श्योक रिवर है जिसे रिवर ऑफ डेथ भी कहा जाता है। इसके भी कई रीज़न्स हैं और सबसे मेन है कि पानी की स्पीड बहुत ही तेज़ है, इसीलिए इसे क्रॉस करना इम्पॉसिबल सा है। रिवर के दोनों साइड स्लोप्स हैं जिसे बाहर निकलना और मुश्किल हो जाता है। साथ ही पानी का टेम्परेचर भी काफ़ी नीचे रहता है। पुराने टाइम्स में ये रिवर यहाँ के लोगों के लिए एक सिक्योरिटी फ्रंट जैसी थी। मंगोल और चाइनीज़ इन्वेडर्स जिन्होंने कभी इसे पार करने की कोशिश की सब डूब गए। यहाँ से राइट वाला रास्ता सुमूर विलेज को जाता है जो रिवर के उस पार है।
हमें नुब्रा वैली जाने के लिए लेफ़्ट टर्न लेना है। हमें इस ऊपर वाले रास्ते में मिलना है जो खलसर को बाईपास करके सीधा लेह से आता है। अब हम नुब्रा में प्रवेश कर चुके हैं। नुब्रा वैली का तिब्बतन नाम है डुमरा, जिसका मतलब है वैली ऑफ फ्लावर्स। नुब्रा को अलग डिस्ट्रिक्ट बनाने की मांग भी उठती रहती है। नीचे श्योक रिवर का बेसिन अब काफ़ी बड़ा हो चुका है। इस रिवर का फ्लो भी काफ़ी अनयूजुअल है। 550 किलोमीटर लंबी ये रिवर सियाचिन के पास रिमो ग्लेशियर से ओरिजिनेट होती है और साउथ को बहती है। फिर पेंगोंग के पास ये नॉर्थ वेस्ट टर्न ले लेती है और अपने पुराने रूट के पैरेलल बहती है। नुब्रा रिवर में मिलने से पहले ये बेसिन काफ़ी वाइड हो जाता है और फिर यगुलुंग के बाद ये काफ़ी संकरे गॉर्जेस से होकर भी बहती है। तोप श्योक, दिस्खित, हुंडर, यगुलुंग और टोटुक विलेज से होती हुई ये गिलगित बाल्टिस्तान में एंटर कर जाती है और अंत में कैरिस के पास इंडस रिवर में मिल जाती है। ये सामने से नुब्रा रिवर आ रही है जो श्योक में मिल जाएगी। नुब्रा रिवर सियाचिन ग्लेशियर से आती है और ये भी पहले साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है, पर अभी श्योक में मिलने के बाद नॉर्थ वेस्ट को टर्न ले लेगी। ये पूरी वैली ही नुब्रा वैली है और दिस्खित और हुंडर इसके मेन टाउन्स हैं। नुब्रा आने के लिए खरदुंगला के अलावा सक्ति विलेज से वारीला होकर भी आया जा सकता है। अब हम दिस्खित पहुंच गए हैं और ऊपर मोनेस्ट्री की ओर जा रहे हैं। 3144 मीटर पर बसा ये गांव लेह से लगभग 120 किलोमीटर दूर है और सारे ब्रेक्स मिलाकर हमें यहां पहुंचने में करीब 5.5 घंटे लगे। ये ऊपर दिस्खित मोनेस्ट्री है और नुब्रा वैली की सबसे बड़ी और पुरानी मोनेस्ट्री है। ये 14th सेंचुरी में बनाई गई थी। इस मोनेस्ट्री में करीब 100 मंक्स रहते हैं और यहीं एक स्कूल भी है। यहाँ एंट्री चार्जेस हैं और ड्रोन यूज़ करने पर 500 रुपये अलग से देने पड़ते हैं। हम पहले यहाँ मोनेस्ट्री की मैत्रेय स्टैचू देखने आए, जो मोनेस्ट्री की सबसे पॉपुलर अट्रैक्शन है। गौतम बुद्ध की ये मजेस्टिक स्टैचू इंडिया की सबसे बड़ी बुद्ध स्टैचूज़ में से एक है और 106 फीट लंबी है। ये स्टैचू पाकिस्तान जा रही श्योक रिवर को फेस करती है और इसके 3 उद्देश्य थे: दिस्खित विलेज की सुरक्षा, पाकिस्तान के साथ वॉर्स को रोकना और वर्ल्ड पीस को प्रमोट करना। 3 करोड़ की लागत से बनी इस स्टैचू को बनने में करीब 4 साल लगे थे और इसे 8 किलो सोने के साथ डेकोरेट किया गया है। मोनेस्ट्री से आपको पूरी नुब्रा वैली के पैनोरामिक व्यूज़ मिलेंगे। लद्दाख की तो बात ही कुछ और है। यहाँ का लैंडस्केप, पहाड़ और हवा सब कुछ आउट ऑफ द वर्ल्ड है। यहाँ लगभग 1 घंटा स्पेंड करने के बाद हम नीचे दिस्खित आए और अब आगे हुंडर विलेज जाएंगे, जहाँ आज का स्टे होगा। वाइट सैंड ड्यून्स और कैमल राइड्स भी हुंडर विलेज में ही हैं। वाइट सैंड ड्यून्स दिस्खित और हुंडर के बीच में है। ज़्यादा नहीं, बस 3-4 किलोमीटर्स के स्ट्रेच में ये ड्यून्स फैली हुई हैं।
दिसखेत नुब्रा तहसील का हेडक्वार्टर है और बहुत सारे होम स्टेज़ के साथ साथ यहाँ पर हॉस्पिटल, बैंक और स्कूल वगैरह भी हैं, बट अगर स्टे करना हो तो हुंडर बेटर ऑप्शन है। दिसखेत से हुंडर बस 8 किलोमीटर दूर है और ये विलेज बैक ट्रेन कैमल राइड्स के लिए फेमस है। ये विलेज भी श्योक रिवर के किनारे बसा है और कभी नुब्रा किंगडम की कैपिटल हुआ करती थी। हमारा होटल का अरेंजमेंट कैब वाले अंकल ने किया था, पर ये होटल हुंडर के एकदम दूसरे कोने पर जाके है। उन्होंने बताया था कि अभी मैक्सिमम होटल्स बंद हैं, पर हमें तो मैक्सिमम सब खुला ही दिखा। होटल तो अच्छा है, पर अब बारी आएगी नेगोशिएशन की। मेरे साथ वाले दोस्त काफ़ी अच्छे नेगोशिएटर्स हैं। होटल वाले ने 1200 रुपये पर पर्सन कोट किया, जिसमें डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। मीन्स 5 लोगों का 6000, पर ये लोग नेगोशिएट करके इसे 3500 रुपये पर ले आए, मतलब 700 रुपये पर पर्सन। रूम्स अच्छे हैं और गार्डन भी है। यहाँ भी इनका अपना वेजिटेबल गार्डन है। कुछ देर आराम करने के बाद हम सैंड ड्यून्स की ओर निकले। यहाँ बारिश शुरू हो गई है, पर सैंड ड्यून्स की तरफ धूप दिख रही है। तो 5 बजे हम यहाँ सैंड ड्यून्स के पास पहुँचे हैं। वैसे यहाँ के सबसे सुंदर व्यूज़ आपको ऑटम में ही मिलेंगे, जब पानी एकदम नीला होता है और पेड़ों के पत्ते भी लाल पीले से हो जाते हैं। यहाँ से 40-50 किलोमीटर दूर एक हॉट स्प्रिंग भी है, पर अभी वहाँ जाने का टाइम नहीं बचा है। यूजुअली डेजर्ट सुनकर ब्राउन सैंड और सिंगल हम्प्ड कैमल्स दिमाग में आते हैं, पर यहाँ पर वाइट सैंड और डबल हम्प्ड कैमल्स आपको मिलेंगे। यहाँ आकर अगर कैमल राइड नहीं की तो मज़ा नहीं आएगा। 15 मिनट की राइड के यहाँ पर 300 रुपये चार्जेस हैं। ये डबल हम्प्ड कैमल्स इंडिया में सिल्क रोड ट्रेड की आखिरी यादें हैं। सिल्क रोड बंद हो जाने के बाद बहुत सारे कैमल्स यहाँ रह गए थे और इंडिया में सिर्फ यहीं पर पाए जाते हैं और यहाँ के हार्श क्लाइमेट को ईज़िली टॉलरेट कर लेते हैं। इनके 2 हम्प्स होते हैं जिनमें ये फैट स्टोर करते हैं, जो ज़रूरत पड़ने पर एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नॉर्मल कैमल्स के मुकाबले ये छोटे पर भारी होते हैं। तो हमने भी ऊंट सवारी का मज़ा लिया। दोनों हम्प्स के बीच बैठने का मतलब है आपको बैक रेस्ट भी मिल जाता है। यहाँ सामने हमें डबल रेनबो के भी दर्शन हुए। और जब तक हम वापस आए तो मौसम पूरा बदल गया। तेज़ आंधी तूफान चलने लगा और हम फटाफट भागकर गाड़ी में बैठे। फिर होटल पहुंचने के बाद हमने कुछ चाय पकौड़े के लिए भैया को बोला, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी कुछ भी नहीं बन पाएगा। काफ़ी बोलने पर फिर उन्होंने चाय टोस्ट लाकर हमें दिया और इसके बाद हमने डिनर भी किया। कल सुबह भी हमें जल्दी ही निकलना है, क्योंकि यहाँ पेंगोंग घूमने के बाद फिर लेह वापस भी जाना है। तो 11-12 बजे तक मस्ती करने के बाद हम सो गए। अब पेंगोंग का सफ़र कंटिन्यू करते हैं पार्ट 5 में। उम्मीद है ये पार्ट आपको पसंद आया होगा। इसके साथ ही पहले वाले पार्ट्स पे आप सबके काफ़ी क्वेश्चंस थे, तो पेंगोंग लेक के बाद हम इस सीरीज़ का लास्ट पार्ट लेकर आएंगे, जिसमें लेह से मनाली के सफ़र की बात करेंगे और आपके सारे सवालों के जवाब भी देंगे। आपके कोई और क्वेश्चंस हों तो हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।